हेलो। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह। तो सबसे पहले जैसे कि आपको जो है बेसिकली हेडलाइन दिख रही होगी कि जो है खलारी ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार है और उसके समाधान क्या है। तो इसे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने बारे में डिस्कस कर लूं। मेरा नाम देवी सिंह है और मैं उसी खलारी ग्राम पंचायत से आता हूं, जो कि जो है बांदा की नरैनी तहसील में एक पंचायत है जिसका नाम है खलारी ग्राम पंचायत। तो और मेरा प्रोफेशन क्या है कि मैंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करा है और मैं पिछले 5 सालों से, इवन 6 साल आप कह लीजिए कि 6 सालों से लगातार जो है ना अनअकैडमी जैसे बड़े संस्थानों में मैंने पढ़ाया है। अभी रिसेंट मैंने जो है रिजाइन करके आया हूँ, जो यथार्थ आईएएस है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं देश के, जैसे कि यथार्थ आईएएस, और ये सारा सब कुछ जो भी मैंने पढ़ाया है सिविल सर्विस को, प्रॉपर मैंने सिविल सर्विस को पढ़ाया है, वो पब्लिक डोमेन में है। मेरे 1000 से ज़्यादा वीडियो पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा इंट्रो है। और ये मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं इस विचार पे रहता हूँ। तो और खैर, मैं अब वापस और बात बता दूं कि मैं नारायणी शिफ्ट हो चुका हूं। और मैं इस वजह से भी नारायणी आने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि अपने ग्रामवासियों, अपने क्षेत्रवासियों को जो उनके साथ हो रही समस्याएं हैं, जो भी मेरे स्तर से हो सकता है मैं उसे सॉल्व करूं या मैं उनकी समस्याओं का निदान दूं। ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि गांधी कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप दूसरे में सुधार करना चाहते हैं तो उससे पहले आप खुद सुधार का हिस्सा बने। तो मैं चाहता हूं कि ये काम करने से पहले मैं अपनी जो है जो ग्राम पंचायत है जहां से मैं खुद आता हूं, तो वहां के कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों ना उठाएं और वहीं से बात करें। तो हम जो है खलारी से आते हैं और हमारे यहाँ जो है ना भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। मैं उस पंचायत से आता हूँ जहां पर दो दो जिला पंचायत सदस्य हैं मेरी पंचायत से, प्रधान हैं, और एक तीसरी जिला पंचायत सदस्य का मायका है। तो आप समझिए कि कितनी रिच वो पंचायत होगी पॉलिटिकली, जहां से मैं आता हूं। पर सिर्फ पॉलिटिकली रिच है और बाकी तो वहां विकास के नाम पर शून्यता की दशा है। शून्यता की दशा मतलब अभी, और हाँ, जो भी चीजें बोलूंगा वो मैं प्रॉपर एविडेंस के साथ बोलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर एविडेंस लेके भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि देखिए ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना कि हम भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर लेते हैं। विकास के कार्यों में अनियमितताएं। विकास के कार्यों में अनियमितताओं से मतलब क्या है? अनियमितताओं से मतलब क्या है, जरा समझे। आप जो देख रहे हैं विकास के कार्यों में अनियमितताएं, फर्जी भुगतान और फर्जी फर्जी मजदूरी, सरकारी योजनाओं में पक्षपात और बिना कार्य के भुगतान, ये जो चारों आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं, ये चारों स्टेटमेंट में प्रॉपर एविडेंस के साथ प्रूव करूंगा। पहला है कि सड़क, नाली, खड़ंजा और सामुदायिक भवन आदि निर्माण में जो है जो प्रयोग करी गई है वो घटिया सामग्री प्रयोग करी गई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कार्य हुए हैं वो घटिया सामग्री नहीं है, तो आप मौके पर जा करके उसको जो है ना प्रॉपर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अब आपको अथोराइज नहीं है, इसके लिए प्रॉपर इंजीनियर की जरूरत होती है। तो आप जो है जो सिविल इंजीनियर है उसको लेके जाइए और उसकी गुणवत्ता का, उसकी गुणवत्ता को परखने का प्रयास कीजिए। पर दूसरा बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्जी भुगतान और फर्जी मजदूरी, मेरे पास ऐसे कई एविडेंस हैं जो हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान जी के द्वारा लोगों के अकाउंट में, जो कि उन्होंने मजदूरी नहीं करी है और उनको फर्जी मजदूरी डिलीवर करी गई है, फर्जी मजदूरी डिलीवर करी गई है, फर्जी भुगतान किया गया है अलग अलग कार्यों में। ठीक है, इसके एविडेंस हैं प्रॉपर, और समय आने पर इसके प्रॉपर एविडेंस भी आपके साथ विथ जहां पर पैसा ट्रांसफर हुआ है वो पेश करेंगे। ठीक है, अगर आप मांगेंगे सब लोग तो सारा चीज हम पेश करेंगे। एक और बात जो सबसे पहले मुझे बहुत सारे लोग जज करेंगे कि मेरा कोई इंटेंशन होगा कि मुझे जो लोकल की राजनीति में एज अ कंटेस्टेंट मेरा इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये पहले क्लियर कर देता हूं कि जो हितों में टकराव ना हो। हितों में टकराव का मतलब ये कि अगर मैं इन भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग जज करने लगेंगे कि अच्छा, इस बार जो आने वाले आगामी चुनाव हैं मैं उनमें कंटेस्टेंट बनूंगा या उनमें जो मैं भावी प्रत्याशी रहूंगा। तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आज आपका, मेरा ये पहला वीडियो है और आज मैं ये सुनिश्चित करवाना चाहता हूं कि मेरी कोई भी एज अ प्रतिनिधि के तौर पे कोई प्रतिभागिता नहीं रहेगी। मैं किसी भी लोकल के, ना ही जो है ना ग्राम पंचायत,
ना ही क्षेत्र पंचायत और जो है आपका जिला परिषद में किसी प्रकार की कोई मेरी जो है डायरेक्टली भूमिका नहीं रहेगी। मेरा काम, मैं एडुकेटर हूँ, सिविल सर्विस को पढ़ाता हूँ, तो हाँ मेरा काम ये रहेगा कि जैसे चाणक्य एक बात कहते हैं कि अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त को मजबूत कैसे करना है ताकि जो है ऐसे अताताई राजा जो नंद वंश का राजा है उसको कैसे जो है घनानंद को समाप्त करना है, धराशायी करना है, जो प्रॉपरली अपने क्षेत्र में कई भ्रष्टाचार में लिप्त है या भाई भतीजावाद में ग्रसित है, तो मेरा काम आप ये समझिए उतना कि मैं बाहर बैठ करके और सभी भ्रष्टाचार को उजागर करने का है और चाणक्य की भूमिका का है। हाँ, मैं इलेक्शन मैनेजर के तौर पे हूं और मुझे जो सुटेबल कैंडिडेट लगेगा मैं इलेक्शन मैनेज करता हूं। इलेक्शन में मैनेज करने का मेरा पूर्व इतिहास भी रहा है कि मैंने जैसे पीके जैसे प्रशांत किशोर जैसे उनकी एक कंपनी है आईपैक, उसमें मैंने प्रॉपर 8 माह काम किया है उनके साथ। और मैं जो असेंबली के इलेक्शन हैं राज्यों में जो अलग अलग जगह चुनाव हुए हैं तो उनमें से कई राज्यों में मैंने जो है ना उनके साथ वर्क किया है, तो एक एक्सपीरियंस भी है। तो वो तो मैं कर सकता हूं पर मेरी डायरेक्टली कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये एक तरीके से डिस्क्लेमर है ताकि मुझे जज ना कर सकें। फिर वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसके प्रॉपर मेरे पास एविडेंस है, वो व्यक्ति भी बोलेगा जिसको ये पैसा गया है कि हाँ, और व्यक्ति बस बोलने से नहीं, उनका हम जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पैसा आया है उनके अकाउंट में वो भी हम क्या करेंगे कि आपके सामने लेके आएंगे। एक एक भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको जो है ना पर्दे के सामने लेके आएंगे। दूसरा, सरकारी योजनाओं में पक्षपात। सरकारी योजनाओं में पक्षपात का मतलब कि जो रामधनी बुधई और छुटुआ और बुटुआ ये एक्चुअल में जो है सरकारी योजनाओं के क्या थे, पात्र थे, लेकिन न रामधनी बुधई सुधुआ और बुधुआ को ना मिलकर के बल्कि जो है पिछली बार जिन्होंने वोट के आधार पे कि हमारी पार्टी का है उनको जो है योजनाओं का लाभ मिला है। और ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाके खुद ही, आपके गांव की बात है, आपके घर की बात है, क्रॉस एग्जामिन कीजिएगा। ठीक है। अगला, बिना कार्य के भुगतान। जैसे बिना कार्य के भुगतान, मैंने बताया कि कोई व्यक्ति कार्य भी नहीं किया है लेकिन उनका भुगतान है और कागजों में काम पूरा दिखा करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए जो ये टर्म है जो लास्ट में लिखा हुआ है इसकी भी मैं आप बताता हूं कि आप इसको कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है, कैसे जांच करनी है। मेरी पंचायत कर का ऐप है, मेरी पंचायत करके एक ऐप है, डाउनलोड कीजिएगा। उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट को, फिर अपने सब डिस्ट्रिक्ट अर्थात तहसील को, फिर अपनी पंचायत को डालिएगा। पंचायत के अंतर्गत कितना पैसा विड्रा किया गया है उस पैसे को आप जो है प्रॉपर जो है क्लासिफाई, 5-6 सालों का जो पैसा है, अब तो 6 साल होने वाले होंगे, तो जो इतना पैसा आया है उस पैसे को एक एक पैसा वहां पर जो है ना दर्शाया गया है, उसमें आप चेक कीजिए। और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि एक साल में मात्र, यानी जुलाई से जुलाई में करीब जो है 10 लाख के आसपास पैसा मेंटेनेंस के नाम पे निकाला गया है। आप समझ रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे। और जितने नल, मैं आपको और बता दूं, जितने 58 नल हैं मेरी पंचायत में, सभी के मेंटेनेंस के नाम पे, और सबका ये प्रॉपर, ये जनता हिसाब मांगेगी, जनता को हिसाब देना पड़ेगा, कोई भी हो जनता को हिसाब देना पड़ेगा और हर हाल में देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप जो है जाके क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। उसमें बहुत जगह ऐसा चीज लिखा हुआ है कि विभिन्न कार्यों में मुर्मीकरण, फला जगह मुर्मीकरण, विभिन्न स्थानों में, कौन सा स्थान को जो है कोडिफाई नहीं किया गया है, स्थान को प्रॉपर जो है दर्शाया नहीं गया है। ठीक है। अभी हाल ही में एक वीडियो जो है तैर रहा था, आप देख रहे थे कि एक वीडियो तैर रहा है प्रॉपरली कि जो माखनपुर में की जल भराव की स्थिति, तो आप देखिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास नहीं है। इन 5 गांव में कहीं ऐसा प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ठीक है। आप आगे देखिए, जैसे कोई भी सामान लाया जाता है उस खरीद में भी भ्रष्टाचार किया गया है। कि जैसे कि अगर आप इनसे कहेंगे कि भाई आपने जो है जो पैसा खर्च किया है तो उसकी आपके पास जो है प्रॉपर पक्के बिल होने चाहिए विद जीएसटी, तो आप पूछिए, क्योंकि आपका राइट्स है। दूसरा, ग्राम सभा की उपेक्षा। और ग्राम सभा की उपेक्षा, मैं इस टर्म को थोड़ा सा फोकस करूंगा। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत से मैंने अभी आपको बताया कि इतनी पॉलिटिकल रिच है मेरी ग्राम पंचायत कि मेरी ग्राम पंचायत से दो व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य हैं और एक जिला पंचायत सदस्य का मायका है। तो खैर जिनका मायका है तो वो तो दूसरे क्षेत्र में से आती हैं, तो उनको कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन किया है? नहीं।
और अगर नहीं किया है तो क्यों, और उसके पीछे का रीजन बताते हैं। और अगर निर्वहन किया होता तो आप उन साहब से पूछेगा, उनने अभी हाल ही में एक उनने कहना शुरू कर दिया है कि अब हमें इस वार्ड से नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि आपने इस वार्ड में कुछ किया नहीं है, तो सत्ता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उस एंटी इनकम्बेंसी से साहब बचना चाहते हैं, और इसी वजह से उनका कहना है कि मुझे अब इस क्षेत्र से नहीं लड़ना है। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। और ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है ना, और उनकी पॉलिटिक्स का पूरा सरेंडरिंग पॉलिटिक्स है उनकी। तो आप राग द्वेष भेदभाव से परे या ऊपर उठ करके आपको निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है। और एक चीज मैं और ये समझता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता हमारी जो है, जो राजनीतिक सत्ता है, वो हमारी पपौती है, और ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति, यहां बुधई का भी एक वोट है, और रामधनी का भी एक वोट है, और प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी एक वोट है। वोट की कीमत सभी की बराबर है। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो रामलाल, बहोरीलाल, केशोरीलाल का बच्चा जिस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, वहां जो बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उसका कोई और कारण नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और चुने हुए जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है कि अगर उन जनप्रतिनिधि से आप ये अपेक्षा कर रहे होते कि भाई जो स्कूल में प्रॉपर मास्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या सिर्फ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, क्या वाकई में लोग लिटरेट हो रहे हैं, बच्चे लिटरेट हो रहे हैं, जो मिड डे मील के अंतर्गत उनको जो भोजन मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है, क्या जो गुणवत्ता युक्त है या जो गुणवत्ता युक्त नहीं है। अगर ये आप जांच पाते या अपने प्रतिनिधि से ये सवाल पूछ पाते तो शायद ये दशा नहीं होती। मेरी पंचायत में एक शून्यता की दशा है। आप देखेंगे कि अगर जो पढ़ा नहीं पाता है अपने बच्चों को, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो अपना सरकारी स्कूल भेज रहा है। और सरकारी स्कूल बुरे नहीं है, लेकिन अगर उसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाए, अगर प्रिंसिपल साहब से, प्रधानाचार्य जी से यह पूछा जाए कि मास्टर साहब बताइए कि आपके यहाँ जो है कैसे क्लासेस चलती हैं, क्या क्या क्लासेस चलती हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उपस्थिति दर क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी थी। ये जिम्मेदारी आपने जिनको चुनकर भेजा था उन जनप्रतिनिधियों की थी। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों ने दरअसल क्या किया कि उन जनप्रतिनिधियों ने जो है आपके वोट के नाम पर जीते तो, लेकिन जाके जो है अध्यक्ष साहब से कितना 20-20 लाख रुपया, अध्यक्ष साहब कोई भी हो सकता है, तो उनसे जो है ना आपके वोट की कीमत उनने 20-20 लाख रुपया चुन ली, 20-20 लाख रुपया लेके, और अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए जमीनें खरीद ली। और आप क्या हैं, आपको क्या मिला? आपको मिला बाबाजू क्या ठुल्लू। क्या मिला? आपको कुछ नहीं। रियलिटी यही है। और उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप खुद है। आगे देखो, अब रिकॉर्ड में हेरा फेरी, इनसे पूछिए कि इनका रिकॉर्ड, भाई ग्राम पंचायत का कार्य है, क्षेत्र पंचायत का कार्य है, तो कुछ तो रिकॉर्ड होगा। तो इनसे पूछिए कि क्या रिकॉर्ड है। विकास कार्य और उनके जो है खर्चों का सार्वजनिक तौर पे कीजिए, कहिए कि आप जो है विवरण है सार्वजनिक तौर पे विवरण दीजिए, पर नहीं, आप तो वोट देंगे कि मेरे चाचा का लड़का है। और मैं एक चीज और देख रहा हूं, मैंने अभी क्या बताया कि हमारी जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, बहुत पॉलिटिकल रिच है, पर शून्यता की दशा है। वहां शून्यता की दशा यह है कि प्रधान जी कोई और है, पर सत्ता जो है भतीजा चला रहा है, प्रधानी भतीजा कर रहा है। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता है, आज जैसे मैंने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंगली और जो इलेक्शन कमीशन की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार से किसी भी का कोई जो है ना चुनाव प्रचार कर सकता है, ना ही उसकी जो है ना किसी के लिए वोट मांग सकता है। वो कोई भी हो, किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। पर ये किसी से छिपा नहीं है। कुछ लोग इसका धड़ल्ले से मजाक उड़ाते हैं, और इस बार तैयार हो जाइए, अगर ऐसा करता है कोई व्यक्ति तो उसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शन होना चाहिए। लीगल एक्शन के लिए जो भी हो सकता है हम बताएंगे, हमसे आप प्रॉपर, अभी मैं नंबर छोड़ दूंगा तो आप कांटेक्ट कीजिए। और जो है देखिए, मैं अगेन बोला, किसी के खिलाफ गलत आरोप नहीं लगाना है, ना किसी के खिलाफ जो है ना आप किसी द्वेष के भावना से वर्क कीजिएगा, पर हां अपने अधिकारों के लिए आप किसी से भी लड़ जाइएगा, और यही सही है, यह ध्यान रखिएगा। तो हिसाब मांगिएगा इनसे, जो आपके जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुन के भेजा है, ये मांगना पड़ेगा हिसाब। और मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप एक एक काम का हिसाब नहीं देंगे पब्लिक डोमेन में आके,
तो ये डेली आपके एक एक कार्य का जो है कंप्लीट मैंने करीब जो है 70 से 80 जो आरटीआई लगवा करके उनकी इंफॉर्मेशन ले ली है। मेरे पास और भी बहुत सारी जो है इनपुट्स है, इंफॉर्मेशन है, उनको हम ऐसे जो है वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे जनता के सामने जो है एक्सपोज करेंगे। ठीक है, तो इनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और हर हाल में। और मैं अगेन बोलूंगा कि ये लोग बोलेंगे कि ये किसी से प्रभावित है, ये है वो है फला, मेरा कोई जो है ना एक्टिव सक्रिय राजनीति में मुझे ना ही चुनाव लड़ना है और ना ही मेरा कोई रोल रहेगा। और अगर मैं कल के दिन आपसे ये कहे कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे वोट दे दो, तो मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लड़ना है। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, मेरी सक्रिय राजनीति में कोई भूमिका नहीं रहेगी, ये जान लीजिए। ठीक, आगे देखिए। अब भ्रष्टाचार के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पारदर्शिता में कमी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भाई जो पंच साहब, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करें, पारदर्शिता को सुनिश्चित करें, तो कोई जिम्मेदारी जो है ना, पारदर्शिता में बहुत कमी है, कोई जो है पारदर्शी तौर पे जो है उनसे कोई जवाबदेही ले ही नहीं रहा है। दूसरा, जनता की कम भागीदारी। हालांकि लोकल के इलेक्शन में जनता की भागीदारी को लेकर के अब तो लोग जागरूक हो गए हैं, तो भागीदार तो बन रहे हैं, वोट तो करने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब शून्यता की दशा में अगर आप वोट करते हैं तो समस्या होगी कि चलो ठीक है यार, हमारा क्या नुकसान है, ये इस आधार पे आप वोट मत कीजिए। आपका वोट करने का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें वोट करने का जो है, सड़क, नाली, पानी, ये सारी चीजें जो है आपके वोट करने का आधार होना चाहिए। इसके साथ साथ निगरानी तंत्र की कमजोरी। आप जब कोई चीज बन रही है तो उसका प्रॉपर जो है ना पोस्टमार्टम करिए। अब पोस्टमार्टम करने का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर उनसे पूछिए कि आपने किस गुणवत्ता की जो है सीमेंट लगाई जा रही है, किस गुणवत्ता की बालू लगाई जा रही है और क्या किया जा रहा है। उसके बाद सूचना के अधिकार का प्रयोग कीजिए। सूचना के अधिकार, इस सूचना के अधिकार ने जो है ना दिल्ली में केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया 2 बार से ज्यादा। तो आप बताइए, सूचना के अधिकार से वो जो है मुख्यमंत्री बने, वो ठीक है एक अन्ना आंदोलन आया, पर उससे पहले वो जो है सूचना के अधिकार को लेकर के काफी एक्टिव रहते थे, सक्रिय रहते थे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। एक सूचना लेने में मात्र 10 रुपया का खर्च आता है, लेकिन पूछिए इनसे, ये जो प्रॉपर जो है जो कार्य करवा रहे हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो है रिकॉर्ड रखेंगे, और अगर आप सूचना के तहत मांगेंगे तो आपको एक एक चीज बिल समेत देंगे। ठीक है। राजनीतिक संरक्षण और दबाव। कई बार क्या होता है कि जैसे ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी मेरे पिताजी को कॉल चला जाएगा, या वैसे लोगों को कॉल चला जाएगा जिनसे उनको लगता है कि ये दबाव को लेकर के दबाव में आ जाएंगे, या ऐसा नहीं बोलेंगे तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुझे उस हर रथ को रोकना है जो भ्रष्टाचार के जो है ना तेल के माध्यम से, भ्रष्टाचार के ऑयल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से अपनी जो है ना निजी स्वार्थ के लिए जो है ये रथ चलाया जा रहा है। उस हर रथ को रोकना होगा, और सिर्फ ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। और हर हाल में इस जिम्मेदारी को आपको क्वेश्चनियर के माध्यम से क्या करना पड़ेगा? बेहतर करना पड़ेगा। समाधान क्या है? पहला समाधान है ग्राम सभा को मजबूत बनाना है। अब मजबूत कैसा बनेगा भाई? मजबूत बनाने के लिए क्या होगा? तो सबसे पहली जरूरी है कि शिक्षा। सबसे जरूरी क्या है? कि शिक्षा। अब शिक्षा बेहतर कैसे की जा सकती है भाई? शिक्षा कैसे बेहतर कर पाओगे? तो शिक्षा बेहतर करने का मतलब कि जो स्कूल है, जो आपके इधर प्राइमरी स्कूल हैं, तो प्राइमरी स्कूल के लिए आप यह सुनिश्चित कीजिए कि सबसे पहले कि टीचर से पूछे कि बच्चों की उपस्थिति दर क्या है। बच्चों की उपस्थिति दर क्या है? टीचर का उपस्थिति रेट क्या है? क्या टीचर आके जम्हाई मार रहे हैं, या मैडम जी के जो है पैर से पैर लड़ा रहे हैं? यह भी आपको देखना पड़ेगा। अगर जिस दिन से ये चीजें पूछने लगेंगे, आप जो है जिम्मेदारी ले लेगा, हर एक नागरिक, गांव का हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेगा, तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने लगेगी। शिक्षा व्यवस्था, अगर आज मैं थोड़ा बहुत शिक्षित हो पाया हूं, तभी इन लोगों से क्वेश्चन कर पा रहा हूं। तो शिक्षा व्यवस्था उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा क्या है? उस शेरनी का दूध है जो पिएगा जो दहाड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करना पड़ेगा। और मैं सभी से कहूंगा, ग्रामवासियों से, कि आज से आप अपने जो प्रधानाचार्य हैं इनसे पूछे कि भाई हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चे का प्रॉपर होमवर्क देखिए, बच्चे का प्रॉपर जो है ना एकेडमिक स्टेटस देखिए, कि बच्चे का रिकॉर्ड देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चे को क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। बच्चे से पूछिए कि कैसी चीजें चल रही हैं। ये आपका काम है। दूसरा, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट कि अगर मान लीजिए कि मैंने जो है ना, जैसे कि प्रधान जी ने कई जगह मेंटेनेंस के नाम से 10 लाख से ज्यादा रुपया निकाला है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जहां नाली भी नहीं है वहां पर भी पैसा निकला हुआ है।
वहां पर भी पैसा निकला हुआ है। सफाई के कार्य पे तो जो है सफाई कर्मी तो लगा है, लेकिन मैंने जो है ना आज तक उस सफाई कर्मी को नहीं देखा है कि सफाई कर्मी आता है। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि सफाई कर्मी बेसिकली लगा तो है, सरकार से पैसा भी लेता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं आता है, उसकी सैलरी 40,000 है, लेकिन जो है कुटुआ को पकड़ता है और कुटुआ को देता है 5,000 रुपए। अब प्रधान जी को भी 5,000 रुपए देता है और अपना मौज से मौज काट रहा है, और जो सफाई व्यवस्था का कोई बात नहीं है। और अगर जब भी कोई दबाव डालेगा, हम जैसे आएंगे तो कुटुआ को कह देगा कि जाओ कुटुआ, तुम एक दिन झाड़ू लगा के आ जाओ। आखिर वो व्यक्ति जो इसके लिए जो है ना निर्धारित किया गया है, वो जो नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति झाड़ू लगाने क्यों नहीं आता? ये जिम्मेदारी प्रधान और वहां के सभी एक एक ग्रामीण वासियों की है। आखिर वो कुटुआ को क्यों अपनी जगह जो है झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर रहा है? और अगर ऐसा ही उसको मजबूर कर रहा है तो उसकी नौकरी क्यों नहीं जाती है? इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक व्यवस्था और आपकी और प्रधान जी की है। अगला, सार्वजनिक सूचना बोर्ड। एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड होना चाहिए कि आपने कितना पैसा निकाला, कितना पैसा विड्रॉ किया, कितना पैसा लगाया और कहां कहां लगाया, इस सार्वजनिक सूचना बोर्ड में सुनिश्चित करना चाहिए। अगला है कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करनी होगी। अगर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही नहीं तय करोगे और जनप्रतिनिधि आपको जो है ना मुर्गा नाच नचवाते रहेंगे और आप वैसे ही जो है घर घर लड़ाई करवाते रहेंगे, तो आप अपनों में लड़ते रहोगे और उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और दूसरा कि अब भाई जो है शिकायत व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि भाई जो है, और आप इसको कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो ग्राम सभा को मजबूत बनाने के लिए, जैसे कि हमने अभी बताया आपसे कि भाई ग्राम सभा को अगर मजबूत करना है तो नियमित बैठकें होनी चाहिए। ये पंचों का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगर बैठकें नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उन बैठकों में क्या कॉन्क्रीट डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या कॉन्क्रीट डिसीजन लिए जा रहे हैं। दूसरा कि सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक वही सोशल ऑडिट, कि भाई सोशल ऑडिट सबके सामने होना चाहिए और जो है स्वतंत्र तौर से होनी चाहिए। अगला है कि सूचना के अधिकार के तहत जो है इनके प्रॉपर जिम्मेदार आरटीआई के माध्यम से सूचना लीजिए और पब्लिक डोमेन में रखिए और इनको जिम्मेदार बनाइए। दूसरा कि सार्वजनिक सूचना बोर्ड, और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि डिजिटल पारदर्शिता, कि आपको जहां पर भी डिजिटल पारदर्शिता, भाई कोई भी टेंडर, कोई भी योजना, कुछ भी होता है तो उसको ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होता है, तो उसको सबकी नजर में होना चाहिए, सबकी एक्सेसिबिलिटी में होनी चाहिए, सबकी जानकारी में होनी चाहिए। अगला कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही, ये जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि प्रधान और पंचायत सदस्यों नियमित तौर से कार्यों की रिपोर्ट कार्ड मांगे और रिकॉर्ड मांगे। अगला शिकायत और व्यवस्था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब भाई एक और बात, जैसे कि भाई भतीजा की राजनीति से हमारी पंचायत ग्रसित है। भाई भतीजावाद की राजनीति का मतलब क्या है? यहां भाई भतीजावाद की राजनीति का सिंपल सा मतलब यहां पर यह है कि भाई कुछ लोग जो है ना सदस्य तो बनते हैं, पर जो है ना मान लो कि प्रधान बने तो प्रधानी जो है ना भतीजा चला रहा है, या फिर कोई सदस्य बना तो सदस्य जो है ना कि सरकारी कर्मचारी वोट मांग रहा है, सदस्य कोई और जो है नामित कोई और हो रहा है और किसी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो ये भाई भतीजावाद की राजनीति से आपको ध्यान रखना कि निपटना पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम बताने जा रहे हैं कि अब की बार क्या होना चाहिए, अब की बार क्या होना चाहिए, वापस से मैं बताता हूं ताकि लोग, मैं इस वीडियो में लगातार 3 बार इस चीज को जो है ना अगेन एंड अगेन बोल चुका हूं कि मेरा सक्रिय राजनीति में कोई भागीदारी नहीं होने वाली है आगामी चुनाव में। तो कोई इस आधार पे जज ना करे कि मेरा कोई जो है इंटरेस्ट होगा, मेरा कोई हित होगा, इस वजह से ऐसा कर रहा है। मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि जो रामलाल, जो मेरे भाई रामलाल, जो बुधई और कुनुआ और कुटुआ के बच्चे हैं, अगर उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो जो किसी मॉन्टेसरी स्कूल, किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकें, तो आखिर सरकार ने अगर टीचर्स को भेजा है, नियुक्त किया है, तो उनके बच्चे क्यों ना पढ़ सकें। अगर वो पैसा निकाला जा रहा है, आप हर एक व्यक्ति अगर कुछ एक लौंग भी खाता है तो उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्सेस या टैक्सेस होते हैं, तो आपके जेब से जो पैसा जो है जो विकास के लिए आ रहा है, तो उससे जमीनें खरीदी जा रही हैं व्यक्तिगत तौर से और वो पैसा नहीं लगाया जा रहा है। इस वजह से मैं मेरा ये प्रॉपर काम है कि मैं इस चीजों पर आवाज उठाता रहूंगा, और अगर मुझे इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो भी वो न्यौछावर है। क्योंकि अभी बहुत सारी, जब आप किसी
पर्टिकुलर ऐसे उस पे आ जाते हैं ना, तो अभी आपको धमकी भी मिलेगी, धमकी के बाद जो है आप पर फायरिंग भी हो सकती है, एंड सो मेनी मोर। उसके लिए नहीं मैं डरता, क्योंकि जिस दिन मैं सिविल सर्विस में पढ़ने गया और पढ़ने के बाद मैंने जब तक पढ़ रहा तो ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ाने के तौर पे उतरा तो मुझे समझ आया कि सिविल सर्विस एक्चुअल में जो सिलेबस होता है, तो उस सिलेबस में मैंने देखा कि ये सिर्फ एक आईएएस बनने का रास्ता नहीं है, अपितु एक जीवन बेहतर करने के लिए एक आईएएस जैसे सिलेबस को पढ़ना हर किसी को पढ़ना चाहिए, या मुझे लगता है कि हमें एकेडमिक में शामिल करना चाहिए। उससे आपका जीवन बेहतर हो सकता है, आप जो है एक समझ हो सकती है, और समझ आपकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर एक प्रकार की समझ हो सकती है, व्यवहारिक समझ हो सकती है, रिश्तों की समझ हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो शिक्षा को बेहतर बनाना है, और शिक्षा के बेहतर बनाने के लिए कि भाई अब की बार कौन, तो आप कहोगे कि मैं रिकमेंड करूं, कतई नहीं। आप ये ध्यान दीजिए, अभी हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, मैं एक प्रॉपर जो है कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करूंगा, और कमिटी बनाने के बाद कुछ लड़के रहेंगे जो कार्य करेंगे, और इसके आधार पे इस बार किसी को भी चुनिए, रामलाल, किशोरी, बहोरी, बुधिया, किसी को भी चुनिए, बस कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले कि वो चारित्रिक तौर से बेहतर हो, सबसे पहले चारित्रिक तौर से बेहतर हो। दूसरा, शिक्षित हो, लिखता चलता हूं, उसकी क्या हो, शिक्षा सबसे बेहतर हो, उच्च शिक्षा प्राप्त हो। कहने का नहीं कि मैं जो है कि कहने के लिए कि जो है मैंने एमए कर लिया है, बीए किया है। बीए तो बहुत लोग करते हैं, बीए का मतलब ही होता है बर्बाद आदमी, और एमए का मतलब होता है मक्कार आदमी। तो उस बीए और एमए से मतलब कोई कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में शिक्षा होनी चाहिए, लोगों से, अपने जो बाकी के लोगों से क्वेश्चन, सरकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी क्वेश्चन आपका प्रतिनिधि पूछ सके, या आपको मोबिलाइज करके, अगर कल के दिन आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो उठा करके बांदा या फिर दिल्ली या फिर लखनऊ ले जाए और मोबिलाइज करवा सके लोगों को। वैसे प्रतिनिधि को चुनिए, वैसे प्रतिनिधि को चुनने की जरूरत है कि कल के दिन आप कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई जो इंटर कॉलेज नहीं है, तो इंटर कॉलेज के लिए आपका प्रतिनिधि जो है ना आपके साथ जा सके, बल्कि आपका प्रतिनिधि किसी जाके जो है ना गढ़ा घाट में ना छुप सके। समझ में आया कि नहीं? चलो, दूसरा कि चारित्रिक तौर से सबसे बेहतर चीज है कि जो है चारित्रिक तौर से, भाई चारित्रिक तौर से बेहतर होना चाहिए, ठीक है, चारित्रिक तौर से बेहतर होना चाहिए। अब चारित्रिक तौर से बेहतर का मतलब क्या है? चारित्रिक तौर से कि किसी प्रकार से डिफाल्टर ना हो, परिवार का, घर का कैरेक्टर बेहतर हो। तो अगर ऐसा होगा तो एक ये होगा कि उस प्रतिनिधि के पास हमारी बहुएं, बेटियां कभी भी अपने कामों को लेकर के जा सकेंगी, तो यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। दूसरा तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा ना हो कि जो है रामलाल को आपने नियुक्त कर लिया और श्यामलाल को क्या कर दिया, प्रधानी करने को कह दिया कि श्यामलाल प्रधानी तुम करो, और जब 5 साल बाद फिर हम अपने नाम पे वोट मांग लाएंगे। तो ऐसा अब की बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके साथ साथ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे बगल से एक नदी है रंज, और रंज नदी पे मैं देखा कि इस साल अंधाधुंध जो है उसमें खनन हुआ, और उस खनन की पूरी जिम्मेदारी ग्रामवासियों और प्रतिनिधियों की थी, लेकिन उसमें सब शामिल हो गए। मैं कह रहा हूं कि वहां पर बालू है, बालू का प्रयोग अपने जो है ना पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज का मतलब आपको अपना घर बनाना है उसके लिए कीजिए, बल्कि व्यावसायिक यूज के लिए नहीं कीजिए। पर यहां तो आप देखते हैं कि जो है बालू गधाओं से ढुलवाई जा रही है, प्रशासन से बचने के लिए गधाओं को हायर किया जाता है जो है ना, और उनसे बालू निकलवाई जा रही है। ये आपकी साझी संपदा का दोहन है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी साझी संपदा का दोहन है। और ये जो आपकी साझी संपदा है, अगर कल के दिन नहीं रह जाएगी, कोई व्यक्तिगत यूज के लिए इसका प्रयोग कर लेगा, तो फिर आपको फिर जो है ना एक मोटे दाम पर खरीदना पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में आप घर भी ना, इन संसाधनों की कमी के चलते पक्का घर भी ना अपने लिए बना पाए। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप वैसे प्रतिनिधि को मत चुनिए कि वो खुद जो है इन एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज में या कोई जो है अनैतिक कार्यों में जुट जाए, या फिर आपकी ही संपदा का दोहन करने लगे, और आप कहें तो आपको जो है ना लाठी दिखाने लगे, या परिवार बड़ा है इसके आधार पे आपको डराने लगे। क्योंकि अब जो है ना संविधान का शासन है, कानून का शासन है, और इस समय अब डरने की किसी से जरूरत नहीं है, यह भी आप सुनिश्चित कीजिएगा।
ठीक है। अगर ये सारी क्वालिटी होती हैं और बेहतर वक्ता होने की भी जरूरत है कि कल जो है तो आप उस व्यक्ति को, और युवा हो, सबसे बड़ी चीज क्या हो कि युवा हो। अगर व्यक्ति युवा होगा तो उसमें एनर्जी रहेगी तो कहीं भी वर्क कर सकेगा, जाके गढ़ा घाट में छुप के नहीं बैठ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी सारी चीजें जो आपकी इस बार की मांग है, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होना सबसे पहली मांग है, और दूसरा कि एटलीस्ट इंटर कॉलेज होना, ये आपकी दूसरी मांग होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं और वो कहां जाएंगे। तीसरा कि जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था है, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है, उसमें सुधार करना। बच्चों को मिल रहा जो मिड डे मील के अंतर्गत भोजन है उसमें गुणवत्तापूर्ण जो है ना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। साथ में नाली, खड़ंजा, जल भराव, इन समस्याओं से निदान पाना। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा, प्रॉपर पहले साइन करवाइए, सब लोग इकट्ठा हो जाइए, सब लोग भाई भतीजावाद छोड़ करके और सिर्फ विकास के नाम पर इस बार इकट्ठा होइएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, इस आधार पे मत इकट्ठा होइएगा। और मुझे पता है कि तुम युवा हो, मैं तो आगा जो है सबसे ज्यादा आह्वान युवाओं से कर रहा हूं। मैं उन वृद्धों से आह्वान नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन वृद्धों को पता है कि जब किसी कोई प्रतिनिधि आएगा और उनका जो है पैर छुएगा, वो ट्रेडिशनल तौर तरीके पे कि भैया देखो रामललवा तो आया था, प्रधान जी है, मेरे पैर छू लिया, अब तो वोट इसी को जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इमोशंस में मत बहिएगा। ये इमोशन है, इमोशनली तौर पे ये नेता लोग तभी आपके पैर छुएंगे जब नहीं, सामान्य दशाओं में कभी नहीं पैर छुएंगे, पर ये जैसे ही पैर छुएंगे समझ जाइएगा इनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। तो आप तो अपने बच्चे की बलि या उसकी शिक्षा व्यवस्था किसी के पैर छुआ करके मत जो है ना इसको बलि चढ़ पाइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा प्रतिनिधि हमारे पैर ना छुए चलेगा, पर हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए विकास करे, यह जरूरी है, और यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब जो है ना, ये बात जो वृद्ध जन हैं, जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, जो मेरी चाची हैं, बड़ी माँ हैं, उनमें सभी से कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो थोड़ा सा सोचिएगा, अपने बच्चों के लिए सोचिएगा और एक किसी बेहतर व्यक्ति को चुनिएगा। दूसरा कि सबसे ज्यादा मेरा जो आह्वान है या ये मेरा मैसेज है उन युवाओं को है, और मेरे पंचायत में करीब करीब 35 से 40% युवा आबादी है, और ये युवा आबादी रिबिलियंस होता है। ये रिबिलियंस इस वजह से होता है, इसमें ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, और जब किसी में एनर्जी होती है तो कुछ भी और किसी से भी टकरा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में अगर जैसे कई बार मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, तो उसको लेकर के कई लोगों का अपना मानना था कि भाई ये हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप ये कर लो, वो कर लो। तो मैं अगेन बोल रहा हूं कि मेरी कोई राजनीति पे सक्रिय तौर से भूमिका नहीं रहेगी एज अ कंटेस्टेंट, लेकिन मेरी क्या भूमिका रहेगी, मेरी सिर्फ और सिर्फ भूमिका रहेगी कि गांधी वाली, कि उस आंदोलन को स्फूर्ति देना, उस जो है ना क्रांति को स्फूर्ति देना, सत्याग्रह करना, मेरी ये भूमिका रहेगी। मैं उस पूरे आंदोलन में मैं सत्ता के लिए आंदोलन नहीं करूंगा। जिस दिन सत्ता स्थापित होने वाली होगी मैं खुद ही साइड हो जाऊंगा, मुझे सत्ता की नीड नहीं है, ना मैं सत्ता के लिए, मुझे मेरे माँ बाप ने इतना तो पढ़ा दिया है कि मैं अपने पेट का भरण पोषण जो है कर सकता हूं, मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर हां, मेरे माँ बाप ने इतना भी पढ़ाया है कि जब मैं पढ़ के वापस आया तो मुझे यह देखा मैंने अपने क्षेत्र में कि एक्चुअल में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं वो किन दशाओं से शोषित हो रहे हैं, उनका दोहन कौन कर रहा है और वो कैसे पीड़ित हो रहे हैं, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं ऐसे कुछ लड़के अपॉइंट कर रहा हूं। अभी तो हम एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे रक्षाबंधन में आके प्रॉपर फिजिकल तौर पे, पर एक मैं कुछ लोगों को अपॉइंट कर रहा हूं जो सीएससी के काम, जो किसानों के काम है, वो एक रेम्युनरेटिव प्राइस या उचित प्राइस में कर दे, या फिर जो है निःशुल्क कर दे, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो मेडिकल साइंस से संबंधित कोई इशू है तो भाई नरैनी में जैसे सीएससी है तो आप प्रॉपर सरकारी डॉक्टरों को दिखाइए, और यहां अगर कोई समस्या हो तो मैं एक व्यक्ति को बता दूंगा कि भाई आपको असिस्ट कर देगा, मदद कर देगा किसी प्रकार से समस्या आने पर। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि किसी को प्रशासनिक तौर से अगर इशू हो, और मैं अगेन बोल रहा हूं न्याय का साथी हूं, अगर आप गलत करके आएंगे मैं कतई आपका साथ नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप सही हैं तो अगर मुझे आप बताएं कि मुझे एसडीएम साहब के पास चलना है, लेखपाल जी के पास चलना है, डीएम साहब के पास चलना है, एसपी के पास चलना है, मंत्री जी के पास चलना है, तो मैं रेडी हूं।
और अगर मुझे उसके लिए जो है कुछ भी करना पड़े तो मैं रेडी हूं, सारी प्रशासनिक सुविधाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ नीड जो है, आप ये पहले से सुनिश्चित हो कि आप गलत नहीं हो। मैं सिर्फ सत्य का साथी हूं, या मेरा हो या कोई और हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, मेरा ये नंबर है, मैं छोड़ देता हूं। अगर जरूरत पड़े मेरी, अगर जैसे कि मैंने जो कार्य के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और मेरी सारी जो सेवाएं हैं वो निःशुल्क हैं। ना मैंने आज तक अपनी सेवाओं के एवज में किसी से कोई जो है ना धनराशि की आशा करी है, और ना ही आगे करने वाला हूं। नंबर है मेरा 959555031427। ये 5 है ना, यानी 9555031427। अगेन 9555031427, 9555031427, ये नंबर है। ठीक है, तो आज यहीं तक। और अब सभी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश एविडेंस के साथ होता रहेगा। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।